तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूनिट 2 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ रहे थे। 2 दिन जो है ऑलरेडी क्लास सेकंड यूनिट के ऊपर हो चुकी है। तो आज के क्लास में जो है, पहले तो हम जो हमने कल पढ़ा था, आपको पता होगा, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट से जो है हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था। आगे डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ा। काफी चीजें जो है कल की क्लास में पढ़ी गई थी। उसके बाद जो है आज हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है फटाफट उसको अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए। और जल्द से जल्द जो है ये सभी एमसीक्यू हमें पहले सॉल्व करने हैं। पहले हमें सॉल्व करना आ गए एमसीक्यू, फिर हमें ये पता लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है आज इस यूनिट को उस एमसीक्यू के बाद खत्म करेंगे। उसके आगे वाली जो है थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डायरेक्ट शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। कल ये क्वेश्चन करवाया गया है, तो बताओ इसका आंसर फटाफट। जल्दी से 3-4 क्वेश्चन हमने किए थे, याद होंगे आपको। फटाफट रिकॉल कीजिए इन क्वेश्चन को, इनके आंसर बताएं, और फिर हम आगे वाले एमसीक्यू जो है सॉल्व करेंगे। बता दीजिए इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर आ चुका है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 4 इंटू 10 टू द पावर 1। और तरीका आपको पता है, मुझे करवाने की नीड नहीं है। जिन्हें इस क्वेश्चन का तरीका नहीं पता होगा, कल वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या है, बताइए फटाफट फटाफट। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आंसर आ चुका है कि जो एनर्जी ऑफ इमिट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो लेस देन होती है किससे, इंसिडेंट फोटोन से। जो इंसिडेंट फोटोन आएगा ना, मेटल के ऊपर टकराएगा, तो जो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटोन से हमेशा कम होती है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट विच फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको दो चीजें बताई गई थी, व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। व्हेन न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, न्यू नॉट होते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए हमें चाहिए। तो ऑप्शन ए, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट जब होगा, इसका मतलब है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी कल कर चुके हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या पता चलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आपको थोड़ी सी थ्योरम्स, माफ कीजिएगा, पोस्टुलेट भी पता चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चलेंगी। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। जी हाँ, ये क्या ठीक है, बताइए। जी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम से भी चल जाती है, वैक्यूम से भी क्रॉस हो जाती है। तो इन्होंने हमसे पूछा इज नॉट करेक्ट, कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो मीडियम टू ट्रेवल, जी नहीं, वैक्यूम से भी चली जाती है। तो एक चीज तो पता लग गई कि पहला जो है हमारे पास करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, दूसरा जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल एट सेम स्पीड इन वैक्यूम। डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जी हाँ, जो मर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है वैक्यूम में भी। तो दूसरा हमारे पास है, ठीक है, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गई। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। तीसरा पढ़ते हैं, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकुलर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां तक ठीक है, वे परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, बट नॉट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो ये यहां पर गलत हो गया, वे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होते हैं। तो ये जो तीसरा है ये भी गलत है हमारे पास। फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, वही चीज लिखी है, एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ। अभी आपको बताया कि वो आल्सो परपेंडिकुलर तो होते हैं, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ, बता दीजिए। नॉट हमसे पूछा है, तो ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर, जिसमें पहला और तीसरा नहीं आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। फटाफट आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, किसके रिगार्डिंग है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग है। इससे आपका पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है देखिए रिकॉल भी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा उसका। पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा चलते हैं, और पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, याद रखिएगा, मतलब पहला ठीक है। दूसरा पॉइंट, देयर इज सम टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट ऑफ बीम और द मेटल सरफेस एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी नहीं, बिल्कुल भी लैग नहीं होता है। जैसे ही इंसिडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच की, इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये हमारा गलत हो गया, दैट इज दूसरा पॉइंट इसका। इनकरेक्ट ही पूछा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे ही इंसिडेंट हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव की, इलेक्ट्रॉन इमीडिएट निकलेगा, बिल्कुल भी लैग नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। क्या ये ठीक है? ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करता था या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे? कल बताया गया है थ्योरी में आपको, थ्योरी में हर चीज जो है आपको डिटेल से बताई गई। तो ऑप्शन 3 भी हमारे पास गलत हुआ, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो काइनेटिक वेलोसिटी थी उसकी, वो किस पे डिपेंड करती थी? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा क्या बोलता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये बिल्कुल ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ये? 2 और 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है देखिए रिकॉल हो गया। बस इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन बनते हैं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिएगा अगला क्वेश्चन है। देखिए असेरेशन आई है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में, और अमूमन हम ऐसे क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ना है ये क्वेश्चन भी। आपने क्या पूछा गया है, पहला बोला है इन्होंने, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। देखिए एमसीक्यू से क्या होता है, जो छोटी छोटी चीजें कई बार हमसे थ्योरी में बच जाती है, वो एमसीक्यू कवर कर लेता है। और एमसीक्यू से आइडिया भी लग जाएगा कि ब्लैक बॉडी से अगर देखिए कोई क्वेश्चन बनना होता किस तरीके का बनेगा। ब्लैक बॉडी होती क्या है, ब्लैक बॉडी को परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर माना जाता है, वो ब्लैक बॉडी कहलाते हैं। डेफिनेशन ये है ब्लैक बॉडी की। और यही शुरू में कहा गया है कि ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी है दैट इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये ठीक है। ठीक है, उस दूसरा दिया गया है रीजन। रीजन पढ़ते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी ठीक है ब्लैक बॉडी के केस में। देखिए यहां से ब्लैक बॉडी के बारे में दो चीज आपको पता चली। क्या ब्लैक बॉडी होती क्या है, आपको एक चीज पक्का पता लग गया कि ऐसी बॉडी जो परफेक्ट ऑब्जर्वर है, परफेक्ट इमिटर है। अब आप जो है इसे नहीं भूलोगे। दूसरा आपको यह भी पता लग गया कि जो फ्रीक्वेंसी इमिट बाय द बॉडी, ठीक है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में जाती है कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसका उल्टा भी हो जाएगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी में आएगी। ये दोनों ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, असरेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन। ऑप्शन ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। असरेशन हमारी करेक्ट है कि जो ब्लैक बॉडी है इसी टाइप की होती है। जो दूसरा इन्होंने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है इस रेडिएशन की बॉडी की, वो इंक्रीज करती है लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी में, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। लेकिन ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो नॉर्मल डेफिनेशन दी है ब्लैक बॉडी, ठीक है, और नीचे उसकी प्रॉपर्टी दी गई है कोई। तो हमारे पास ऑप्शन बी है, असरेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, बता दीजिए ये यस और नो करके। क्वेश्चन क्लियर हुआ जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आपको खास ख्याल रखना है एग्जाम में कि लिखा क्या गया है। ये ऐसे क्वेश्चन होते आसान है, ये दोनों चीज आपको पता होगी, लेकिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, क्या ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। यहाँ पर बिल्कुल साफ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो दूसरी जो रीजन है ये हमें कहाँ बता रहा है कि जो परफेक्ट बॉडी है ब्लैक बॉडी, वो क्यों एब्जॉर्ब कर देती है सारी लाइट, क्यों एमिट कर देती है, ये तो नहीं समझा रहा हमें वो। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिएगा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ए बी सी डी ई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी सी आर। देखिए ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए की फ्रीक्वेंसी 10 रेज टू द पावर 15, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 रेज टू द पावर 14, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 रेज टू द पावर 17 रिस्पेक्टिवली। वेयर वेवलेंथ ऑफ डी, देखिए डी की वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं, कितनी है हमारे पास 350 नैनोमीटर। एंड वेवलेंथ ऑफ किसकी है, ई की, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, हमने पढ़ा है, दैट इज 100 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो आप मुझे आंसर बताओ जो पूछा है कि वेयर, क्या पूछा है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ए बी सी डी ई इन इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी वेयर फ्रीक्वेंसी ए बी सी आर इन दिस। तो फटाफट बताओ कैसे करना है, कर देते हैं, देख लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, एनर्जी पूछा हुआ है। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम एनर्जी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो पहले तो मैं इसे अरेंज कर लेता हूं। देखिए इससे दो तरीके आपको पता चलेंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व भी करना ना आए तो भी आंसर कैसे निकलता है। ध्यान से देखिए, ये तो गिवन है, सबसे छोटा क्या है इसमें बी, बी है 10 की पावर 14, फिर ए आएगा समवेयर हियर, और फिर सी आएगा। अब ये दो वैल्यू बीच में आएंगे। पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हैं जिसके शुरू पे बी है और लास्ट पे सी है। देखते हैं, पहला ऑप्शन ए है, जी नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभी क्वेश्चन हमें सॉल्व किया भी नहीं, ये तरीका बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना भी ना आए कैसे सॉल्व करोगे। पहला ऑप्शन देखिए कैंसिल आउट हो गया, दूसरे ऑप्शन में भी सबसे पहला ए है, वो भी कैंसिल आउट हो गया, तीसरे ऑप्शन में सबसे पहला ए है, वो भी कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, उसमें बी था सबसे पहले। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बता दीजिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना ना आए तो किस तरीके से सॉल्व करोगे आप। ठीक है, अब मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बता देता हूं। तीन चीजें तो हमने लिख दी, मैं आपको कन्वर्ट करना बता देता हूं कि इसे फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा, आपने फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इट इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी म्यू इट इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ये सबकी फ्रीक्वेंसी दी है, ये वेवलेंथ दी है, इनकी हम निकाल सकते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो पहले की निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। न्यू सी कितना होता है 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय लैम्डा कितना है 350 नैनोमीटर। हम निकाल रहे हैं मीटर में, क्योंकि ये वैल्यू मीटर में थी, तो इंटू 10⁻⁻�9 कितना आ गया 3/35 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻, एक जीरो ये थी -8, कितना हो गया 3/35 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है बहुत छोटी वैल्यू है 3, तो 0.0 समथिंग कोई वैल्यू होगी, 0.0 समथिंग, क्योंकि देखिए 300 बन जाएगा ऊपर तभी 35 से कैंसिल होगा। तो 7×5 = 35, 7×3 = 21, 3 24, और 8 से चला जाएगा तो 0.08 आएगा इंटू 10⁻16, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0.8 इंटू 10⁻, कितना, एक जीरो अगर वहां पर लाएंगे तो 50। ये निकली अगली फ्रीक्वेंसी। अब आप देखो ये फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करेगी, यहाँ पे था जो ए की वैल्यू है 10 की पावर 15 है, लेकिन ये 1 × 10⁻15 है, ये 0.8 है, इससे छोटा हो गया, तो ये वैल्यू कहां पर आएगी डी की, इन दोनों के बीच में। क्या देखो ऑप्शन डी में ऐसा ही है, बी डी, बी डी आया ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.8 आई, ये थी, कहां गया वो ए की वैल्यू, ये थी 1 × 10⁻15, कौन बड़ा है, ए बड़ा है इससे, तो इसके बीच में लाएगी। इसी तरीके से अब आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वेवलेंथ बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आएगी, जहां पर वेवलेंथ है 100 नैनोमीटर है ये। इससे पता लग जाएगा कि आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालना आ भी रही है या नहीं, जल्दी से बता दीजिएगा इसकी वैल्यू कहां पर लाई कर रही है। करेगी यहां पर ऑब्वियस है, लेकिन वैल्यू कितनी है वो मुझे आप बता दीजिए सॉल्व करके, तभी फायदा है ना अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे। जल्दी से बता दो, फटाफट बताओ कितनी वैल्यू आई इसकी।
बिल्कुल ठीक है, 3 × 10⁻⁵ 3 × 10⁻⁵ जो कहाँ लाई करेगी, समवेयर हियर। 3 × 10⁻⁵, ठीक है, यहाँ पर है। तो कौन सी थी ये वैल्यू, ई। आप देख लीजिए यही हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्लियर हुआ, सभी को बता दीजिए जितने भी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, फटाफट यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। बिल्कुल फटाफट सभी को रिप्लाई करना है, कहीं आप सो तो नहीं गए। वैसे तो दिन का टाइम है, पर क्या पता आलस पड़ा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लाइट ऑफ डैश वेवलेंथ इज डेविएटेड द डैश, कल बताया गया था बहुत डिटेल में आपको। याद कीजिए, वायलेट लाइट, जब वायलेट लाइट थी, रेड लाइट थी, आपको साफ शब्दों में बताया गया था। तो जिसने थ्योरी मेरी अच्छे से पढ़ी, जिसने थ्योरी की क्लास अटेंड की है, वो इसका आंसर बता देगा। फटाफट बता दीजिए आंसर इसका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान से देखिए और आंसर बता दीजिए। ये कल की क्लास में डिटेल से करवाया गया था आपको, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, आपको याद होना चाहिए। इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट डैश वेवलेंथ इज डेविएटेड द डैश, बताओ। लॉन्गेस्ट जिसकी वेवलेंथ थी, डेविएटेड द, बताओ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी थी, रेड लाइट की, सबसे कम डेविएट करती थी। तो लॉन्गर जिसकी वेवलेंथ होगी, सबसे लिस्ट वो डेविएट करेगी। सो ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर एंड ऑप्शन सी आल्सो विल बी अवर राइट आंसर। क्यों, जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगी। यानी देखिए ऑप्शन सी शॉर्टेस्ट और मोस्ट लिखा है। क्या दोनों ऑप्शन ठीक है, बता दीजिए यस और नो करके। क्या दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आप, ठीक है। जो आपको थ्योरी में कल बताया नहीं था, मुझे इतना याद है इस जगह पर मैंने लिखा था, जगह भी मुझे याद है, व्हाइट बोर्ड पे वायलेट लाइट जब वेव गाय और आपको पढ़ाया गया था, उसमें आपको सिर्फ एक चीज बोला था कि आपको वेव लेंथ याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी अपने आप उसके अपोजिट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिएगा। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट कैन गो टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिट। कल मैंने जब बोहर का मॉडल आपको बताया था, आपको कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कर जाता है। अब क्वेश्चन उसी से है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रॉन है वन बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट कैन गो टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिट। ऑप्शन ए बाय इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन बी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन सी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर किया, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। हमेशा याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से हायर एनर्जी के ऑर्बिट में जाएगा, कैसे जाएगा, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या सोचना है, क्वेश्चन पढ़ा, हमें थ्योरी याद होगी, डायरेक्ट आंसर किया। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी करवाया गया है, थ्योरी में बताया गया था। फॉर अ बोहर एटम एंगुलर मोमेंटम m ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा। आपको बताया गया है, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी ने कल क्लास अटेंड की है, जल्दी से बताओ। ये तो बताया गया था कल आपको कितनी वैल्यू होती है। बिल्कुल ठीक है, आंसर आने आ चुका है, दैट इज ऑप्शन डी। दैट इज कितना है, कितना है ऑप्शन डी, दैट इज NH/2 पाई। ये कल करवाया गया था, आपको बताया गई थी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन है देखिए। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब क्या है इस क्वेश्चन में, देखिएगा जल्दी से बता दीजिए आंसर। आप पहले तो आप मुझे आंसर बताएं, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा, फटाफट बता दीजिए। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको, सिर्फ 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्डर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास है, फिफ्थ ऑर्बिटल का पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। आंसर आ चुका है, 10 सेकंड के अंदर जो है आंसर आ चुका है। दैट इज ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। क्यों, फिफ्थ ऑर्बिटल बोला है, तो कितना हो जाएगा, n = 5, 5h/2 पाई। सॉल्व कर दो, 5/2 कितना आ गया, 2.5 h/पाई। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी
2.5h डिवाइड बाय 5। क्या किया था इन्होंने? क्या किया था? आपको कंफ्यूज करने के लिए 5/2 को डिवाइड कर दिया था। अगर 5h/2 पाई आंसर होता सभी ठीक कर देते, ये मान के लीजिए आप। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया ताकि जो है स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो, है क्या चीज ये। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है, आंसर अपने आप निकलता है। दैट इज ऑप्शन बी, 2.5h/5 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बता दीजिए इसका आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, सबका आंसर चाहिए। कल ऐसा क्वेश्चन आपको ये किए हुए हैं सारे हमने, बता दीजिए फटाफट। दैट इज ऑप्शन डी, बिल्कुल ठीक है। रुदरफोर्ड देखिए प्रोटॉन किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन किया था, और बोहर का आइसोटोप के साथ कोई लेना देना नहीं है। बोहर ने तो अपना मॉडल दिया था एटम। ठीक है, इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हो गई। देखिए 4 क्वेश्चन इससे और बन गए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रुदरफोर्ड। और थ्योरी वाले लेक्चर में रुदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन का आपको अच्छे से बताया गया था कि क्या रिलेशन था, क्यों कई की जगह ई गोल्डस्टीन लिखा होता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन किया था। इलेक्ट्रॉन से आपको याद आना चाहिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था, वो कैथोड रे वाला। उसके बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन किया था हमारा। न्यूट्रॉन से पहले हमने रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें अल्फा पार्टिकल थे। हर चीज इस तरीके से आपको देखिए याद होनी चाहिए टिप्स के ऊपर, तभी बात बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए, इफ आर इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। देखिए ध्यान से सुनिए, ऐसा क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं मैं, ताकि आपको जो है ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए एक तो हमने थ्योरी पढ़ी, वहां से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप इजिली सॉल्व कर रहे हो। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो हम थ्योरी में कवर नहीं कर पाते, तो आपने वो यहाँ से देखे एमसीक्यू से नोट डाउन करने हैं और इन्हें याद रखना है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए, इफ R is the radius of the first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom is given by our option A, that is R n square। सिंपल n का स्क्वायर कर देना है और उसके साथ R लगाना है, that is R n square will be our right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। The electron energy of electron in nth Bohr orbit of hydrogen atom is given by। कल मैंने आपको एनर्जी की वैल्यू लिखाई थी, बस सिंपल सा एक फर्क है, यहाँ पर मैंने किलो जूल पर मोल इनवर्स में लिखाई थी आपको, किलो जूल मोल इनवर्स में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो फिर भी आंसर सभी का ठीक आ चुका है, क्योंकि हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। दैट इज ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक है। ये तो देखिए स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने किलो जोल मोल इनवर्स में की थी, उसकी वैल्यू हल्की सी अलग रहती है, वहां पर जेड भी इंक्लूड होता है। लेकिन आप देखिए पहचान गए, क्वेश्चन आपका ठीक हो गया, क्वेश्चन वही है, बस हल्का सा चेंज किया है, और मेन मकसद हमारा यही था कि आपका आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन विल रिजेंबल दैट ऑफ ऑप्शन ए हाइड्रोजन एटम। देखिए ये है स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन, अब वहां से बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही नहीं आएंगे जो हमने कल किए थे। ठीक है, ये थोड़े से टिपिकल भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन बी Li पॉजिटिव आयन, ऑप्शन सी हीलियम एटम, एंड ऑप्शन डी लिथियम एटम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दैट इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन एटम जो इसका आंसर आया है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। द लाइन स्पेक्ट्रम He पॉजिटिव आयन, ध्यान से देखिए, He पॉजिटिव आयन में हीलियम में वैसे होते हैं 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन। He पॉजिटिव एक इसने दे दिया, एक बचा इसके पास। ठीक है, अब जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनका लाइन स्पेक्ट्रम सेम होगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज अस कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा उनका वो सेम होगा। अब ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। अब लिथियम पॉजिटिव है, Li पॉजिटिव लिखा है, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पर हमारे पास लिथियम 2 पॉजिटिव होता, तो इसका लाइन स्पेक्ट्रम भी हीलियम पॉजिटिव के साथ होता, सेम होता। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, दैट इज क्या, देखिए हीलियम पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन एटम आयन, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, इन तीनों का जो है सेम लाइन स्पेक्ट्रम होगी, इन तीनों की सेम लाइन स्पेक्ट्रम होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि अगर ये तीन नाम है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास,
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो लाइन स्पेक्ट्रम का सेम होगा। तो इस जो ये एमसीक्यू था जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यू दिख रहा है उसका आंसर होगा हाइड्रोजन एटम। लेकिन जैसे ऑप्शन बी था लिथियम पॉजिटिव आयन, तो अगर लिथियम पॉजिटिव आयन की जगह लिथियम टू पॉजिटिव होता, टू पॉजिटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, एक बचा, तो ये भी जो है सेम होते। क्लियर है सभी को, बता दीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज नेगेटिव साइन इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद कीजिए क्वेश्चन करवाया था थ्योरी में या नहीं, स्पेशली बोल के किया था। जब ऐसा एक्सप्रेशन कल लिखा था हमने, उस टाइम मैंने नेगेटिव साइन बताया था, आपको याद होना चाहिए। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, बिन ऑप्शन देखे, बिन ऑप्शन देखे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन एटम वो लेस देन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, जो रेस्ट में है लेकिन फ्री, फ्री है फ्री लेकिन रेस्ट में है। कौन सा ऑप्शन है बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन, थ्योरी में बताया गया था कल आपको, फिर देखिए वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटी छोटी जगह से। ऑप्शन ए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी लिखा है लेकिन लास्ट लाइन है फ्री इलेक्ट्रॉन इन मोशन, हमें चाहिए था फ्री इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ हो सकता था, ऑप्शन बी और सी में स्टेटमेंट सेम लिखिए, सिर्फ लास्ट लाइन में फर्क है कि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है इन मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। आपको पता था फ्री इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, तो जल्दबाजी में गोला जो है ध्यान से लगाना। ऑप्शन सेम सेम दिख रहे हैं आपको बी और सी, बस लास्ट लाइन में फर्क है, तो इन गलतियों से बचना है। अगर आप ऐसी गलतियां करोगे ना तो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, नेगेटिव साइन का आपको रोल पता है, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से थोड़ा टिक के क्वेश्चन पढ़ लेना है, अगर आपको आता होगा तो 30 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमने अपनी थ्योरी में ऑलरेडी पढ़े हैं, तो थ्योरी वाली क्लास की। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशनरी स्टेट द इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पे मास्टरी नहीं चाहिए, आंसर बता दीजिए, आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। इलेक्ट्रॉन विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस, जितना दूर का ऑर्बिटल, जितना दूर का वो उतना दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसका। तो क्या है देख लीजिएगा, ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट, ऑप्शन सी फिफ्थ, तो ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज फिफ्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो मुझे बता दीजिए ये हमने पढ़ा है या नहीं, क्या है ये, रेडबर्ग इक्वेशन है, बस थोड़ी सी मॉडिफाई करके लिखी है। क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोन। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोन, बता दीजिए इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। क्या चीजें पढ़ी थी हमने इसमें, N1 N2 पढ़ा था हमने, यहाँ पर है Ni NF। सबसे पहली कंडीशन NF जो है ग्रेटर देन होना चाहिए Ni से, कहां पर है, ऑप्शन बी और सी में, ऑप्शन ए हो गया निग्लेक्ट। उसके बाद हमने क्या नेगेटिव साइन पढ़ा इस इक्वेशन में, जी नहीं, नेगेटिव साइन नहीं पढ़ा था, सो ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन आसान है या नहीं, खुद बोलो, पढ़े है ये इक्वेशन कल हमने, बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर आ चुका है। जहां पर रेडबर्ग कांस्टेंट कितना था बताओ, वैल्यू रिकॉल हो जाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट कितना था जल्दी से बताओ, रेडबर्ग कांस्टेंट कितना था इस इक्वेशन में, 109 677, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसे ही तरीके आपको याद रखने, यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, सभी ने मतलब अच्छे से जो है थ्योरी वाली क्लास लगाई है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिए। एक कंडीशन इसमें और पूछी जा सकती थी, इन रेडबर्ग इक्वेशन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन आई एंड एन एफ, हमें पता है एन एफ इज ग्रेटर देन एन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन सोलर स्पेक्ट्रम, the spectrum of hydrogen molecule, spectrum of any atom or ion containing one electron, the spectrum of hydrogen atom only। जल्दी से बता दीजिए सभी अपना आंसर, बिल्कुल ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। देख लीजिए, ये मैंने आपको स्पेशली बताया था कि ये एक केस है किसके लिए, बोहर मॉडल के लिए, जहां से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। वो क्या था कि बोहर मॉडल एप्लीकेबल है मेनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए,
हाइड्रोजन के लिए हम पढ़ते आए हैं पूरी बुक में, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या होता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सारी जो एग्जाम्पल देने होते हैं वो आसान रहते हैं। लेकिन अगर He पॉजिटिव है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर भी बोहर मॉडल जो है अप्लाई होता है। लिथियम 2 पॉजिटिव, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बोहर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, ये तो टिप्स पे होना चाहिए, इतनी बार पढ़ लिया हमने। जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज लिथियम 2 पॉजिटिव। इतनी बार इसका एग्जांपल दे चुके हैं। 5-5 सेकंड में आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोहर मॉडल इज नॉट एबल टू अकाउंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करने के लिए बोहर मॉडल जो है एप्लीकेबल नहीं है? स्टेबिलिटी ऑफ मोशन, ये तो उसने बताया था। क्योंकि देखिए, जो इससे पहले वाला हमने पढ़ा था उसकी ड्रॉबैक थी स्टेबिलिटी वाली, एनर्जी वाली, वो सारी चीजें बोहर मॉडल ने बताई थी। देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया है। स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रल हीलियम एटम, डाउट है इस चीज पे। ऑप्शन सी एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, एनर्जी भी बताई है फ्री इलेक्ट्रॉन की उसने। ऑप्शन डी कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट, ये भी क्यों हुआ है हमारे पास। ऑप्शन बी स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रल हीलियम एटम, न्यूट्रल हीलियम एटम हो गया He, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहीं से हमें क्लियर हो गया कि बोहर मॉडल यहां पर अप्लाई होगा ही नहीं। तो बोहर मॉडल ने ये चीज बताई ही नहीं, उसने तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बताया था। सो ऑप्शन बी हमारा अच्छा हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रल हीलियम एटम। वो नहीं बता पाएगा ना, उसने बताया था, क्योंकि न्यूट्रल हीलियम एटम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्योंकि हीलियम एटम अगर कब अप्लाई होता, जब इस तरीके से होता, He पॉजिटिव, तब जो है बोहर मॉडल का जो वो था हमारा कॉन्सेप्ट, वो अप्लाई होता। क्लियर है यहां तक? बता दीजिए यस और नो करके सभी के सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सभी बता दीजिए। ठीक है। देखिए, इसी तरह अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना अच्छे से, सभी क्वेश्चन अपने आप होंगे। फिर धीरे धीरे इन एमसीक्यू जब एक बार हम पूरा पढ़ लेंगे, जब आपका पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना पढ़ के, इन एमसीक्यू को रिवाइज करना है, फिर इससे एक लेवल ऊपर जाना है, ताकि कोई भी कभी एग्जाम के लिए हमारी ना बचे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कल आपको इसकी बताई गई थी, क्या बोला था मैंने? डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था? H/4 पाई, समथिंग लाइक दैट। H/4 पाई एम भी आपको मैंने एक्स्ट्रा इसमें एडिशन करवाई थी। और क्या कहा था? जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी, जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी, उस केस में वो जो है हिजनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब हिजनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, कल बताया था। अब इसका मास के साथ क्या रिलेशन है? जितना मास छोटा होगा, जितना मास छोटा होगा उतनी ये वैल्यू बड़ी होगी। अब यहाँ पर दिए गए हैं मास हमारे पास। अब आपको निकालना है किसका मास सबसे छोटा है। जिसका मास सबसे छोटा उसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, मतलब हिजनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां पर हो सकती है, फिर आप मुझे बताना। देखिए, अलग अलग यूनिट है, मैं सबको जो है पहले ग्राम में चेंज कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए 9.11 तो हर जगह है। 10⁻30 को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, 10⁻−27 ग्राम। ठीक आ गया। दूसरा है ऑप्शन बी 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन सी है 9.11 × 10⁻⁻, ये क्या है? अगर ये है मिलीग्राम, 10⁻⁻³ कितना आएगा बताओ? -27 ग्राम। ऑप्शन डी क्या है? केजी में है। 9.11 × 10⁻⁻, कितना है? 28। 28 को हमें ग्राम में चेंज करना है, तो -3 करेंगे, कितना आया बताओ? 25। अब देखिए, मैंने सभी चीजें ग्राम में कन्वर्ट कर दी। अब बताओ किसका मास सबसे कम है, ताकि ये चीज ज्यादा हो जाए। इस रिलेशन से जिसमें ये चीज ज्यादा हो जाएगी, वहां पर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होगा। जल्दी से बताओ।
ध्यान से देख लो, अभी भी माइनस में है वैल्यू, अभी भी आंसर गलत है आपके, गलत है। बिल्कुल ठीक है, आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। ये है सबसे छोटा मास। देखिए क्यों, 9.11 डिवाइड बाय 10 रेज टू द पावर 27, 9.11 डिवाइड बाय 10 रेज टू द पावर 22, जितना अपॉन में होगा उतना कम होगी वैल्यू। जितना बड़ा अपॉन में होगा, 3/5 बड़ा है या 3/9 बड़ा है, बताओ। जितना नीचे होगा उतना छोटी कर देगा वो चीज को। तो यहाँ पर सबसे बड़ी 10 रेज टू द पावर 28 बड़ा है सबसे, ये नीचे आएगा, माइनस है पावर, तो 9.11 को जब ये डिवाइड करेगा सबसे छोटा होगा ना, सबसे छोटा होगा, मास छोटा हो गया, ये स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, ये चीज बढ़ गई। और यही तो मैंने कल बताया था थ्योरी में, अगर ये चीज बढ़ेगी वहां पर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा अप्लाई होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? ये देखिए कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने सारा करवाया आपको, और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, अदरवाइज डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो कर दीजिए प्लीज, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू, बता दीजिए। ये तो मुझे करवाने की नीड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ ease of detection of wave properties in the de Broglie experiment। क्या क्या ऑप्शन है? हाइड्रोजन, लिथियम, देखिए मैं लिख देता हूं पहले, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, पोटासियम। क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिटेक्शन ऑफ वेव प्रॉपर्टी। वेव प्रॉपर्टी बताई थी, क्या क्या होते हैं वेव प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा उसमें क्या यूज होता था, वेवलेंथ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इन्हें कर दीजिए अरेंज। ऑप्शन मैं देता हूं आपको, पहले तो मुझे ये बताओ डी ब्रोगली जो एक्सपेरिमेंट था उसकी इक्वेशन क्या था? डी ब्रोगली कुछ इस तरीके का था, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। बोलो करवाया है ये कल, हाँ या ना? ये करवाया था कल, डी ब्रोगली का एक्सपेरिमेंट लिखाया था आपको इक्वेशन उसकी। ठीक है, अब यहां से देखो, इन्होंने बोला वेव प्रॉपर्टी, वेव आपको बताई थी, वेवलेंथ उसमें चलती है एक प्रॉपर्टी ऊपर। अगर देखिए मास है यहाँ पर, मास अगर घटेगा वेवलेंथ हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे कम मास किसका है, हाइड्रोजन का, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। वेवलेंथ क्या है, वेव प्रॉपर्टी है, तो मास सबसे कम है हाइड्रोजन का, वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा है। उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद पोटासियम। आ गई अरेंजमेंट? देखिए कंफ्यूज किया गया है, यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है कि वेवलेंथ अरेंज करो, यहाँ पर लिखा है वेव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। हमें पता है डी ब्रोगली का एक्सपेरिमेंट, अगर मास छोटा होता गया ये बढ़ती जाएगी हमारी। ऑप्शन देखो इसके, ऑप्शन देखो कौन सा है ऑप्शन, ये ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी है क्या? नहीं, पोटेशियम बीच में आ गया, ऑप्शन सी ये है हमारा, ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। तो देखिए ऐसे छोटी छोटी चीजें बीच में पूछी जाती है जो आपको कंफ्यूज करेंगी। जैसे इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूँ, वेव प्रॉपर्टी लिखा गया था, हमें नहीं बोला कि वेव लेंथ निकालो, पर वेव जब हमने वेव वाला मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था कि वेव प्रॉपर्टी, अब आप देख लीजिए वेव प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इस डी ब्रोगली रिलेशनशिप से लैम्डा, ये वेवलेंथ हमारे वेव प्रॉपर्टी है। हो सकता है कहीं पर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाओ, वो भी तो वेव प्रॉपर्टी हुई, तो उसके आगे कोई और एक्सपेरिमेंट लिखा गया होगा। क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो? जल्दी से बता दीजिए, ये कुछ एमसीक्यू थे।